हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर रूपाली वर्मा, योर ज़ूलॉजी टीचर। और बेटा हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसके ऑलरेडी हम 3 लेक्चर्स कर चुके हैं। आज हमने स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अबाउट MTP, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एंड STDs, दैट इज sexually transmitted disease, or you can say STIs, that is sexually transmitted infections। इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम करने वाले हैं आपका होमवर्क, जो मैम ने आपको लास्ट लेक्चर में दिया था। तो चलिए देख लेते हैं हमारे होमवर्क क्वेश्चंस। आई होप सबने बहुत अच्छे से कर लिए होंगे, लेक्चर भी अच्छे से देखा होगा, क्वेश्चंस किए होंगे, नोट्स बनाए होंगे। बनाए या नहीं बनाए बताइए जरा। अच्छे अपने हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो कि नहीं। बेटा ये चैप्टर जो है इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है, बट बुक से पढ़ना ऑफ कोर्स थोड़ा हल्का बोरिंग लगता है। तो अगर आप अपने नोट्स बनाएंगे आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, चलो तो हमारा क्वेश्चन था बेटा, द हार्मोन रिलीजिंग IUDs among the following। IUDs मीन्स इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। तो जो हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा। हार्मोन रिलीजिंग में आपको 2 ही नाम याद रखने हैं, दैट इज LNG20 एंड प्रोजेस्टासर्ट। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा 2 and 3 मीन्स A, B and C। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा इसके अंदर ऑप्शन नंबर D। क्लियर। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 with respective to method of contraceptions and their respective action। तो बेटा ये आपका नीट 2022 के अंदर आया था। क्वेश्चन क्या है, आपको लिस्ट 1 दी है, लिस्ट 2 दी है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन दी है, और वो काम कैसे करते हैं उनको आपने मैचिंग करनी है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है बेटा डायफ्राम। डायफ्राम कौन यूज करता है, डायफ्राम, वोल्ट्स, ये हमने किसके अंदर किए थे, फीमेल्स के अंदर। ठीक है, तो डायफ्राम क्या करता है, दे जस्ट ब्लॉक द सर्विस, ताकि स्पर्म का ट्रांसपोर्ट जो है यूट्रस तक ना हो सके। तो हमने क्या लिख सकते हैं, दे कवर द सर्विक्स ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म, मींस ए का होना चाहिए 4। ए का क्या होगा बेटा 4 होगा। तो देखो ए का 4 किसमें है, ये है और ये भी है। चलो नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में आपको याद रखना है ये काम कैसे करती हैं, दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, मींस बी का हो जाएगा बेटा 1, बी का 1 इसमें भी। अरे चलो आगे देखते हैं। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, IUDs क्या करते हैं, दे इंक्रीजेस द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म विद इन द यूट्रस। सो सी का हो जाएगा बेटा 2, सी का है 2। ठीक है, देन लैक्टेशनल एमेनोरिया मींस ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन मदर्स के अंदर ओव्यूलेशन नहीं होती, और अगर ओव्यूलेशन नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन कैसे ही होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन फॉलोइंग पार्ट्यूशन, दैट इज ड्यूरिंग द इंटेंस लैक्टेशन पीरियड विच इज अप टू 6 मंथ्स। तो आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। आई होप क्लियर है ये बात सबको। ठीक है, चलो नेक्स्ट, लिपीज लूप इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड एज। अगर हम लिपीज लूप की बात करें बेटा तो ये किस टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव है, तो लिपीज लूप कैसा होता है, इट इज नॉन मेडिकेटेड IUD। कैसा होता है बेटा, नॉन मेडिकेटेड। इसके अंदर कोई भी मतलब ना ही ये कॉपर रिलीजिंग है। कॉपर रिलीजिंग में आपको पता है कॉपर T था, ठीक है, मल्टीलोड था 375। उसके अलावा हमारा फिर कौन से थे, हमारे हार्मोन रिलीजिंग जो हमने LNG20 और प्रोजेस्टासर्ट किया। नॉन मेडिकेटेड जो सिंपलेस्ट जो उसका काम क्या है, इट इज अ बैरियर। ठीक है, तो वो कौन सा है हमारा लिपीज लूप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सबको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से हमें बतानी है बेटा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट है IUDs once inserted need not be replaced। नहीं, IUDs का जो है एक टाइम पीरियड होता है, कुछ 5 years के लिए है, कुछ 3 years के लिए, कुछ 7 years के लिए होती है। ठीक है, अगर एक बार डाल दिया ऐसा नहीं है वो हमेशा ही चलती रहेंगी, नहीं, कई बार वो खुद से भी डिस्प्लेस हो जाती हैं। ठीक है, तो चेंज ऑफ कोर्स करनी पड़ती है। ठीक है, IUDs आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हिमसेल्फ। नहीं, इसके लिए क्या चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर चाहिए या फिर एक एक्सपीरियंस नर्स चाहिए। IUDs increases the phagocytosis of the sperm in the uterus। बिल्कुल ठीक है, ये हमने किया था।
आईयूडीज सप्रेसिस गैमेटोजेनेसिस, नहीं, आईयूडीज जो है गैमेटोजेनेसिस पे इनका कोई इफेक्ट नहीं रहता है. दे जस्ट मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन एंड इंक्रीजेस द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म, मेक द सर्वाइकल म्यूकस वेरी थिक. याद आ रहा है कुछ? ठीक है, तो इसमें बेटा करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछी थी, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर सी. आई होप क्लियर है सबको. नेक्स्ट, सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस. हार्मोन अभी मैंने आपको बताया लिपि कौन सी होती है, LNG20 होती है एंड प्रोजेस्टासर्ट होती है. तो देख लीजिए कहां है LNG20 एंड प्रोजेस्टासर्ट. बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी. हमसे हार्मोन रिलीजिंग पूछी थी. ठीक है. नेक्स्ट, Which of the following contraceptive method do involve the role of hormone? इनमें से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जिनके अंदर हॉर्मोन्स का रोल होता है, मतलब प्रोजेस्टेरोन का और एस्ट्रोजन का. ठीक है, सबसे पहले पिल्स में होता है. इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो विद इन 72 आवर लेनी होती है, ऑफ कोर्स उसके अंदर भी होता है बेटा. बैरियर मेथड में तो आप क्या ले लेते हो, कॉन्डोम्स ले लेते हो, तो इनके अंदर तो हार्मोनल रोल नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं, लैक्टेशनल एमेनोरिया में भी होता है बेटा. अगर याद हो आपको, लैक्टेशनल एमेनोरिया के टाइम पे प्रोलैक्टिन ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, इसलिए FSH LH कम है तो ओव्यूलेशन नहीं होती है. पिल्स में तो ऑफ कोर्स हॉर्मोन्स हैं ही, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में भी हैं. ठीक है, ये तीनों तो ठीक है. फिर अगर आप नेक्स्ट में देखोगे फिर से बैरियर मेथड है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पर. फिर लास्ट के अंदर देखोगे तो फिर यहाँ पर बैरियर मेथड है, इवन कॉपर टी भी है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी हो गया रोंग. तो करेक्ट ऑप्शन जिसके अंदर सब जो है क्या इन्वॉल्व कर रही है, यूज ऑफ द हॉर्मोन्स, तो आपके कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है. क्लियर बेटा. चलो नेक्स्ट, Progestogens alone or in combination with the estrogen can be used as a contraceptive in the form of. देखो, जब हमने बेटा किया था OCPs, दैट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, फिर हमने किया इम्प्लांट्स जो हमने सब डर्मल इम्प्लांट्स किए हैं, देन किया था इंजेक्शन जो हर 3 महीने में देना होता है. तो मैंने आपको बताया था वहां पर या तो अकेला प्रोजेस्ट्रोजन यूज कर सकते हैं या प्रोजेस्ट्रोजन प्लस एस्ट्रोजन यूज कर सकते हो. तीनों में ही ये कॉम्बिनेशन चल सकता है. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, पिल्स, इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स, दैट इज ऑप्शन सी. फिर से हमारी मैच है लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. अगर आप देखो वोल्ट हमने किस में यूज किया था, फीमेल्स के अंदर. क्या करता है बेटा फीमेल के अंदर, ये एंट्री ऑफ द स्पर्म थ्रू द सर्विक्स इज ब्लॉक्स, तो ए का होना चाहिए 1. ए का 1 किस में बेटा, लास्ट में. आंसर तो आपका यही होगा. फिर भी देखते हैं, आयोडीज क्या करते हैं, दे इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म विद इन द यूट्रस, मींस बी का हो जाएगा 3. ठीक. देन वेजेक्टमी में क्या करते हैं, वॉस डिफरेंस को रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ वॉस डिफरेंस. ट्यूबेक्टमी में क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब को रिमूव करते हैं, तो ये हो गया फेलोपियन ट्यूब. ठीक है. अब इससे रिलेटेड कुछ मैंने देखा था, बच्चे एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैम क्या हम वेजेक्टमी कर देंगे तो क्या स्पर्म नहीं बनेंगे, ट्यूबेक्टमी कर देंगे तो क्या एग नहीं बनेगा. तो बेटा सुनो, जब आप ट्यूबेक्टमी करते हो मतलब आप फेलोपियन ट्यूब को कट कर रहे हो, आपने और कुछ भी नहीं छेड़ा है भाई, तो आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो भी हार्मोन रिलीज करेगा, दैट इज FSH एंड LH. ठीक है, वो कहाँ जाएगा, ओवरी के पास जाएगा, वहां पर फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाएगा, एग भी रिलीज होगा, बट एग उस फेलोपियन ट्यूब को क्रॉस नहीं कर पाएगा, ना ही उस फेलोपियन ट्यूब, क्योंकि हमने कट करके उसको गांठ बांध दी है, टाई कर दिया है, तो वहां पर स्पर्म भी नहीं आ पाएगा. तो हमारी बॉडी का खुद का भी एक इंटरनल क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म होता है, उसके थ्रू वो जो एग आया है, जो एग रिलीज हुआ था, आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसको फैगोसाइटोसिस हो जाएगी. बट आपको समझना है बेटा कि जो आपके हॉर्मोन्स हैं वो तो रिलीज हो ही रहे थे, प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज हो रहा था, ये सब हो रहा था. ठीक है, तो वो फीमेल की जो यूट्रस के एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, ऑफ कोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगा कि नहीं करेगा. हॉर्मोन तो ब्लड में जा रहे हैं ना, फेलोपियन ट्यूब से होकर थोड़ी आ रहे हैं, ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो वो वहां पर आकर ऑफ कोर्स एक्ट करेंगे. और यूट्रस हमें हर मंथ जो है खुद को प्रिपेयर करेगी फॉर इम्प्लांटेशन, बट इम्प्लांटेशन तो कभी नहीं हो पाएगी, बट मेंस्ट्रुअल साइकिल वहां रेगुलर चलेगी, या बात आपको याद रखनी है. ठीक है. फिर अगर आप दूसरा इसमें केस लेते हो वेजेक्टमी का, जहां पे हमने पास्ट रेफरेंस को रिमूव किया, क्या वहां पर स्पर्म नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे. स्पर्म बनेंगे, एपिडिडाइमस में आएंगे, हल्का सा वॉस डिफरेंस में आएंगे, बट क्योंकि वो आगे क्रॉस नहीं कर सकते, उनका भी आफ्टर सम टाइम
कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या होगा, उनकी भी फैगोसाइटोसिस होती है, स्पर्म बनते हैं बट उनकी फैगोसाइटोसिस होती है। सीमेन के अंदर सेमाइनल प्लाज्मा है बट स्पर्म नहीं है। समझ आई है बात? सिंपल सी बात है ना। वेजेक्टमी के बाद भी जो मेल पार्टनर है ऑफ कोर्स वो क्या करेगा, इंसेमिनेशन करेगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा, बट अब जो वहां पर सीमेन रिलीज होगा उसके अंदर सिर्फ सेमाइनल प्लाज्मा होगा, उसके अंदर बेटा स्पर्म्स नहीं होंगे, क्योंकि वास्ट रेफरेंस को कट कर दिया गया है तो स्पर्म ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। स्पर्म जो है एपिडिडाइमस के अंदर ही स्टोर होते हैं कुछ टाइम के लिए और वहीं पर उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। क्लियर है इतनी बात? आई होप क्लियर है। अब डाउट क्लियर है? तो ट्यूबेक्टमी के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, ठीक है। एग नहीं आता है, समझ रहे हो? एग नहीं आता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या होता है कि जो यूट्रस है वो खुद को प्रिपेयर करती है फॉर इम्प्लांटेशन। एंडोमेट्रियम को तैयार किया है, वो हर महीने उस एंडोमेट्रियम को स्लफ ऑफ कर देगी, क्योंकि एग तो उसके पास कभी आएगा ही नहीं, एग का डिस्ट्रक्शन ऊपर ही हो जाएगा, बट हर महीने वो खुद को तैयार जरूर करेगी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल तो भाई चलेगी, ठीक है। चलो बेटा, तो ये था हमारा आज का आज का नहीं, लास्ट का जो हमारे वो थे क्वेश्चंस, ठीक है। आज हम करेंगे बेटा एमटीपी दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड एसटीडी दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एमटीपी दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी जिसे हम क्या बोलते हैं, देखो बेटा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको हम क्या कह सकते हैं, इट इज अ वॉल्यूंटरी प्रोसीजर। वॉल्यूंटरी, खुद की इच्छा से क्या करते हो आप, जो है जो आप अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हो, आप उस बेबी को नहीं चाहते हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं क्यों नहीं चाहते हो, तो आप अपनी खुद की इच्छा से अपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा देना, उसको वहीं की वहीं रोक देना, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। इनवॉल्यूंटरी टर्मिनेशन क्या होता है, इनवॉल्यूंटरी टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। फुल टर्म क्या है आपकी 9 मंथ है, उससे पहले ही अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को बीच में स्टॉप कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और यू कैन से इंड्यूस्ड अबॉर्शन। अबॉर्शन बेसिकली क्या होता है, जब खुद से कोई ना कोई अंदर चेंजेस हुए जिस वजह से क्या हुआ, आपका अबॉर्शन हो गया। मींस जो बेबी की जो एम्ब्रियो है उसकी ग्रोथ हो रही थी वो नहीं हो पाई है, कुछ भी रीजन हो सकता है, बट यहां पर आपने अपनी मर्जी से क्या करवाया है, अबॉर्शन करवाया है, तो आप इसे क्या कहते हो, इंड्यूस्ड अबॉर्शन कहते हो, ठीक है। कुछ समझ लो फिर हम लिखते हैं इसके बारे में। अब भाई क्यों करवा रहे हैं और इसको मेडिकल क्यों कहा गया? देखो बेटा मेडिकल इसलिए कहा गया क्योंकि एमटीपी को जो है लीगलाइज किया गया इंडिया के अंदर इन द ईयर 1971। अब ऐसा क्यों करना पड़ा? ताकि जो ये इलीगल अबॉर्शंस होते हैं उनको रोका जा सके। लोग क्या करते हैं, फीमेल अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं, चेक करवा लेते हैं कि हाँ भाई जो फीटस है वो फीमेल है या मेल है। अगर फीमेल है तो ऑफ कोर्स वही तकियानुसी सोच, और वो क्या करते हैं, उसका अबॉर्शन करवा देते हैं, ठीक है। तो पहले इसके ऊपर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे, बस लोग जाते थे आराम से अपना चेकअप कराया। अगर लड़की है तो उसकी क्या करवाते थे, अबॉर्शन, दैट इज एमटीपी करवा देते थे, उसे हम कहते हैं फीमेल फिडिसाइड। और उससे हमारा क्या हो रहा था, जो हमारी सेक्स रेशियो है, मेल और फीमेल की जो रेशियो है वो उसमें बड़ा अंतर होता जा रहा था। आपको पता ही है फीमेल्स काफी कम है एज कंपेयर टू द मेल, बट हाँ अब ये चीजें रोक दी गई हैं तो ये जो सेक्स रेशियो था ये काफी हद तक इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब ठीक होता जा रहा है, ठीक है। और इसके अंदर आप अगर याद करो तो हमने एम्नियोसाइंटेसिस किया था। एम्नियोसाइंटेसिस नॉर्मली क्या था कि हमें कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है उसको पता लगाने के लिए था, बट उसका भी लोग गलत फायदा उठा रहे थे। उससे भी हमें पता चल जाता है कि बच्चा जो है वो फीमेल है या मेल। तो लोग क्या करते थे, एम्नियोसाइंटेसिस करवाया, पता चला जी फीमेल है, तो क्या करवाते, उस एम्नियोसाइंटेसिस करवाने के बाद इट इज फॉलोड बाय एमटीपी, ये सब कर रहे थे।
इसलिए एमटीपी को लीगलाइज किया गया। मींस जब तक डॉक्टर एडवाइज नहीं करेगा तब तक आप कहीं पर भी जाकर ये चीज़ नहीं करवा सकते हैं, ये नहीं है ऐसा। और ये सेफ कब तक होता है, अभी भी करवाते हैं ना लोग, तो कुछ रीजंस हैं। मान लो एक कपल है, मैरिड कपल है, वो चाहता है कि उसको अभी बच्चा नहीं चाहिए, अब वो हो गया, किसी भी रीजन से उन्होंने कंसीव कर लिया, ठीक है, हो सकता है उन्होंने कोई अनसेफ क्वाइटस किया हो, कॉन्डम का फेलियर हो गया हो, कई बार क्या होता है रेप केसेस होते हैं, ठीक है। तो अगर उस केस के अंदर, और ये भी हो सकता है मान लो किसी ने एमनियोसेंटेसिस करवाई तो पता लगा कि जो बच्चा है उसमें बहुत सारा मतलब ऐसे डिसऑर्डर्स हैं क्रोमोसोमल जो ठीक नहीं हो सकते, देन वाई टू बोदर, मतलब फिर ऐसा क्यों किया जाए कि उस बच्चे को उस दुनिया में लाया जाए, वो भी कितना ज़्यादा परेशान रहेगा। या ऐसा कोई केस जहां पर मदर जो है उसको कोई ना कोई डेंजर है, वो जो प्रेगनेंसी है वो फेटल है मदर के लिए भी और उस फीटस के लिए, मतलब जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा प्रेगनेंसी का वैसे वैसे खतरा बढ़ता जाएगा, डेंजर बढ़ता जाएगा मदर के लिए भी, बच्चे के लिए भी। तो इन केसेस में क्या किया जाता है, डॉक्टर जो है एडवाइस करता है कपल को कि आप इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दो, यहीं पे रोक दो, क्योंकि आगे जाकर ये हो सकता है हार्मफुल हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब रीजन है जिसके अंदर ये एमटीपी एडवाइस की जाती है। और सबसे बड़ी बात, एमटीपी का जो सेफ पीरियड है करने का वो होता है 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, और यू कैन से फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और हम कह सकते हैं पहले 3 महीने। जितनी जल्दी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा उतना जो है उसका डेंजर, खतरा वो क्या रहता है, कम रहता है। अगर आपने टाइम पीरियड बढ़ा दिया तो एमटीपी करने में बड़ी दिक्कत होती है, मदर के लिए खासकर इट बिकम्स वेरी फेटल, ठीक है। सो एमटीपी का जो सेफ पीरियड है करने का दैट इज 12 वीक्स, ठीक है बेटा। एमटीपी समझ आ गई है, इट इज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कब करते हैं, कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, वाई, ये सब मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बट अब इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम एमटीपी की बात करें दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, ठीक है। तो इट इज इंटेंशनल और वॉलंटरी termination of pregnancy before full term is known as MTP, that is medical termination of pregnancy, or you can say induced abortion, कैन से इंड्यूस्ड एबॉर्शन। इतनी बात क्लियर है बेटा। इंटेंशनल और द वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज नोन एज एमटीपी और इंड्यूस्ड अबॉर्शन। अभी मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी को लीगलाइज किया इन द ईयर 1971 विद सम रिस्ट्रिक्शंस, कि ये रिस्ट्रिक्शन है, आप एमटीपी करवा सकते हैं, बट रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्या रिस्ट्रिक्शन है कि फीमेल फिटिसाइड नहीं होना चाहिए। आपने बच्चा देखा कि भाई ये फिटस तो फीमेल है, चलो जी एमटीपी करवा दे, इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। सो आप इसमें लिख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP in the year 1971 with some restrictions, कुछ restrictions के साथ इसे लीगलाइज किया गया। क्यों, मतलब रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई गई? टू अवॉइड इट्स मिसयूज। सबसे बड़ा मिसयूज है इसका फीमेल फिटिसाइड वाला केस,
ठीक है बेटा, आई होप इतनी बात क्लियर है। हम बस पढ़ चुके हैं, सब मैं आपको बता चुके, बस इतना ही है एमटीपी। उसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं ताकि आपको जब आप पढ़े इजीली आपका रिवाइज हो जाए, तो सब पॉइंट वाइज लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब अगर हम बात करें कि इंसिडेंस की बात करते हैं बेटा, ये एक चीज है इंसिडेंस। इंसिडेंस का मतलब होता है जो हम ये कह रहे हैं एमटीपी, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये कितना करवा रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आपको समझना है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक साल के अंदर 45 to 50 मिलियन एमटीपी की जाती है। कितनी बेटा? 45 to 50 मिलियन एमटीपी की जाती है। और अगर इस नंबर को देखा जाए सो इट इज 1/5 ऑफ द कंसीव्ड प्रेगनेंसी। समझ आ रही है? जितने भी फीमेल्स जो है प्रेग्नेंट होती हैं उसका 1/5 है, 45 to 50 मिलियन एमटीपी की जाती हैं। ठीक है, अब आपसे पूछें भाई ये इतनी एमटीपी की जा रही है तो वुमेन जो है वो कंसीव कितना करती थी, तो आप समझो जितना भी वो कंसीव करती थी उसका 1/5 की जो है एमटीपीज हो जाती हैं। उनमें से 1/5 ऐसी वुमेन है जो अपनी एमटीपी करवा लेती है। रीजन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इसके अंदर क्या लिख सकते हो? इंसिडेंस में हम लिख सकते हैं बेटा कि अबाउट 45 to 50 मिलियन एमटीपीज आर डन, अबाउट 45 to 50 million MTPs are done all over the world in a year। एक साल की बात हो रही है ये। एक साल के अंदर जो है अराउंड 45 to 50 मिलियन एमटीपीज जो है की जाती है, विच इज 1/5 ऑफ द which is 1/5 of the total conceived pregnancies। जितनी भी प्रेगनेंसी कंसीव होती हैं उसका 1/5 है। कितना है बेटा? 1/5 ऑफ द कंसीव्ड प्रेगनेंसी। ये भी ईयरली डाटा है, सिंपल सी बात है भाई। जितनी भी प्रेगनेंसी, जितनी भी वुमेन कंसीव करती हैं उसकी 1/5, ठीक है, उसमें से 1/5 वुमेन जो है क्या करवा लेती हैं? अबॉर्शन करवा लेती हैं। तो या अगर हम टोटल अमाउंट देखें एक साल के अंदर तो ये कितना बनता है? अराउंड 45 to 50 मिलियन एमटीपीज आर डन इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच इज 1/5 ऑफ द टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसीज इन अ ईयर। इन अ ईयर, एक साल के अंदर। क्लियर है बेटा इतनी बात? इतनी बात क्लियर? ठीक है, ये तो बात होगी इंसिडेंस की। फिर मैंने आपको बताया था इसका पीरियड, मींस कब एमटीपी करवाना जो है वो सेफ माना जाता है कि भाई इस पीरियड में आप करवा सकते हो। ठीक है, इस पीरियड के अंदर अगर आप एमटीपी करवाते हो तो ये क्या है? सेफ है। तो आप इसमें कह सकते हो एमटीपी इज relatively safe during first trimester, that is 12 weeks of pregnancy। ठीक है, इतने टाइम 12 हफ्ते के बीच बीच में अगर आप करवा लेते हैं तो बेटा ये काफी ज्यादा सेफ प्रोसीजर है। उससे ऊपर अगर चले जाओगे, जितना भी इससे ऊपर जाओगे उतना ही खतरा जो है वो बढ़ जाता है फॉर मदर। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, वाई एमटीपी? क्यों करनी है भाई एमटीपी? मत करो, क्या जरूरत है? ठीक है, तो एमटीपी करने के मेन रीजन क्या है? टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज। जो आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो, ठीक है, किसी भी वजह से आप प्रेग्नेंट हो गए हो बट आपकी कोई इच्छा नहीं थी, तो उससे
रिड मतलब छुटकारा पाने के लिए ही किया जाता है क्या, एमटीपी। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, वाई एमटीपी का आंसर हो जाएगा बेटा टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। अब अनवांटेड प्रेगनेंसी के यहां पर काफी रीजन हो सकते हैं। ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी के काफी रीजन हो सकते हैं, जिसमें आप पहला रीजन लिखेंगे ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स और यू कैन से क्वाइटस। ठीक है, एक कोई बस ऐसे ही कैजुअली जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और वहां पर आपने जो है प्रोटेक्शन यूज नहीं, कोई कॉन्डम, कोई डायफ्राम, सर्विक्स वगैरह आपने कुछ भी यूज नहीं किया है। इवन आपने क्या किया, जो इमरजेंसी पिल थी 72 आवर के अंदर जो लेनी थी वो भी यूज नहीं की और आप प्रेग्नेंट हो गए हैं, देन आप क्या सोचते हैं, हमें तो नहीं चाहिए था, तो क्या करवाते हैं, एमटीपी। बट आपको समझना है इट इज लीगल प्रोसीजर, विदाउट डॉक्टर की परमिशन आप ये नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, सो ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स या क्वाइटस हो गया बेटा, या जो कपल है वो ऑफकोर्स प्रोटेक्शन यूज कर रहा था, कॉन्डम यूज करता, कुछ भी कर रहा था, बट वो फेल हो गया। हो सकता है कॉन्डम में कहीं होल हो, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो क्या हुआ, ड्यू टू फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन आप कह सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू फेलियर ऑफ एक रीजन क्या हो सकता है बेटा, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स कह दो। कोई भी आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करे थे, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है 100% श्योर तो होता नहीं है, सर्जिकल को छोड़कर कोई 100% श्योर नहीं होता है। ठीक है, तो उन केसेस में क्या होता, उनको हम क्या कहते हैं, फेलियर हो गया तो आप प्रेग्नेंट हो गए तो अब क्या करें, तो एमटीपी करवा लेते हैं लोग। ठीक है, सो ड्यू टू फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव्स। थर्ड रीजन पे बेटा बताया था मैंने आपको, रेप केसेस के अंदर। ठीक है, रेप केसेस के अंदर, या फिर प्रेगनेंसी जो है ऐसी है कि अगर आप उसको कंटिन्यू करोगे तो इट विल बी फेटल, इट विल बी डेंजरस टू द मदर और टू द फीटस और टू द बोथ। अगर उस प्रेगनेंसी को मतलब डॉक्टर एडवाइस करता है कि भाई कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करोगे तो हो सकता है जो मदर है उसको बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, उसकी लाइफ को डेंजर हो जाए, या हो सकता है कि प्रेगनेंसी ऐसी है कि उसमें फीटस को डेंजर है। ठीक है, या दोनों को ही डेंजर है। ठीक है, तो आप क्या क्या लिख सकते हैं बेटा, टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो इसमें फोर्थ रीजन आ सकता है continuation of pregnancy could be harmful or you can say fatal. fatal मतलब होता है बेटा dangerous, could be harmful or fatal to mother और फीटस और बोथ। ठीक है, जो प्रेगनेंसी है इट कुड बी हार्मफुल और फेटल टू मदर और फीटस और बोथ, कोई भी रीजन हो सकता था, इसलिए जो है इसको करवाया जाता है। ठीक है, एमटीपी करवाना बुरी बात नहीं है, कोई भी रीजन हो सकता है, हर किसी का रीजन होता है, लेकिन एक ढंग का रीजन होना चाहिए। बट इसके काफी ज्यादा ड्रॉबैक्स भी हैं। एक तो मैंने आपको बताया था, लोग क्या कर रहे हैं, एमनियोसेंटेसिस करवाते हैं, उसे क्या हुआ, सेक्स का पता चला कि जो फीटस है वो मेल है या फीमेल है, उसका पता लगा, और अगर फीमेल है इन केस तो लोग क्या करवा लेते हैं, एमटीपी। इट लीड्स टू ऑफ कोर्स फीमेल फीटिसाइड। ठीक है बेटा, दूसरा क्या है, एमटीपी जो है लोग कहीं से भी करवा रहे हैं। ठीक है, अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स जो होते हैं, या अनक्वालिफाइड को डॉक्टर नहीं कहेंगे ऑफ कोर्स, अनक्वालिफाइड जो क्वैक्स होते हैं वो भी एमटीपी कर रहे हैं। तो ये क्या है, ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, अगर आप समझ लो, अगर देखो लीगलाइज्ड है, कोई बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर तरीके से अगर एमटीपी करवा तो उसको तो डर नहीं है, वो आराम से डॉक्टर के पास जाएगा और करवा लेगा। बट जो गलत तरीके से, जिनको पता चला भी बेटी है ना, और उन्होंने करवानी है, तो अब कोई डॉक्टर तो करके देगा नहीं,
लीगल मतलब ऐसा कर ही नहीं सकते ना आप, तो डॉक्टर को जेल तो जाना नहीं है। तो ऐसा जो कपल होता है वो कहाँ जाते हैं, किसी भी ऐसे अनक्वालिफाइड जो लोग होते हैं ना, प्रैक्टिस करते रहते हैं, हम क्वैक्स कहते हैं, उनके पास चले जाते हैं और वहां पर ही एमटीपी करवाते हैं। और ये काफी ज्यादा फिर रिस्की प्रोसीजर हो जाता है। इवन इसके अंदर जो मदर है उसकी डेथ तक हो सकती है, और ऐसे काफी केसेस देखे भी गए हैं। ठीक है, तो आप इसके अंदर एक पॉइंट लिखो बेटा, बेटा इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो अगर हम इसके ड्रॉबैक्स की बात करें तो सबसे पहला ड्रॉबैक तो यही है कि एमटीपी जो है इट इज परफॉर्म्ड इलीगली। एमटीपी इज परफॉर्म्ड illegally by unqualified quacks। ठीक है, एक तो एमटीपी जो है इट इज परफॉर्म्ड इलीगली बाय अनक्वालिफाइड क्वैक्स, या हम दूसरा इसके अंदर लिख लेते हैं कि एमनियोसेंटेसिस का जो है मिसयूज किया गया, फीटस के सेक्स का पता लगाया गया, और अगर फीमेल है तो एमटीपी कर दी गई। ठीक है, मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, मिसयूज किया गया किसका, एमनियोसेंटेसिस का, टू डिटरमाइन सेक्स ऑफ फीटस। और इन केस अगर ये क्या निकला, इफ फीमेल फीटस है, अगर फीमेल फीटस है, इट इज फॉलोड बाय एमटीपी। इट इज फॉलोड बाय एमटीपी मीन्स यहां पर क्या किया जा रहा है, फीमेल फिटिसाइड। क्या किया जा रहा है बेटा, फीमेल फिटिसाइड, और वो वैसे ही क्या है, इलीगल है, वैसे भी क्या है वो इलीगल है। आई थिंक इतनी बात क्लियर है बेटा। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज है। अब अगर आप बुक में देखोगे आपका एक अलग से पैराग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो क्या है बेटा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2000 अभी रिसेंट आया था 2017 के अंदर। ठीक है, एमटीपी का एक अमेंडमेंट एक्ट आया था। अमेंडमेंट क्या होता है, जैसे इसको लीगलाइज 1971 में किया, उसमें कुछ चेंजेस लाए गए, दैट इज द अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, वो कब आया बेटा, 2017 के अंदर आया। अब ये एक्ट क्या कहता है, ये एक्ट कहता है कि देखो एमटीपी क्या है, लीगल है। जब आपको लीगल तरीके से आप करवाते हो तो पहले 12 हफ्ते के अंदर, विद इन 12 वीक्स, और यू कैन से इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है आप एमटीपी करवा सकते हो विद द एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर। एक डॉक्टर की एडवाइस चाहिए तब आप उसको एमटीपी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कोई केस आ जाता है जिसके अंदर 12 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं, 12 वीक से ज्यादा हो गए हैं, बट 24 वीक से कम है, 12 से ज्यादा बट 24 वीक से कम, उस केस में भी आप एमटीपी करवा सकते हो, अगर एटलीस्ट 2 डॉक्टर एडवाइज कर दे कि हाँ एमटीपी रिलेटिवली सेफ है। अभी जो वुमन प्रेग्नेंट है अगर उसकी एमटीपी करते हो आफ्टर 12 वीक बट बिफोर 24 वीक्स, तब उसको उसकी जान को खतरा नहीं है, उसकी लाइफ जो है वो डेंजर में नहीं है, ये आप कर सकते हो अगर 2 डॉक्टर एडवाइज करते हैं। तो ये था अमेंडमेंट एक्ट। ये कहते क्या था बेटा, अमेंडमेंट एक्ट। अब इसके ग्राउंड्स क्या होते हैं, डॉक्टर इनको कब एडवाइज कर सकता है, जब जो पेशेंट है वो उसको नहीं चाहता है, रेप केसेस के अंदर हो सकता है। ठीक है, या फिर कोई ऐसा केस है कि जो बच्चा है, जो फीटस है वो उसके अंदर ऐसी डिटेक्ट की गई है डिजीज की, भाई वो अगर जब उसका बर्थ होगा तो ही विल बी फिजिकली और बेसिकली मेंटली हैंडीकैप होगा। उन केसेस के अंदर, उन ग्राउंड्स के अंदर जो है डॉक्टर्स एडवाइज कर सकते हैं फॉर एमटीपी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर हम क्या लिखने वाले हैं बेटा, नेक्स्ट है मेडिकल टर्मिनेशन
अमेंडमेंट एक्ट 2017, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट आया कब? 2017 में। ये एक्ट ने क्या कहा मैंने अभी आपको बताया, इसके अंदर दो हैं, ठीक है। बेसिकली क्या ये लाया ही क्यों गया था, क्यों लाया गया था बेटा? फॉर रिड्यूसिंग बेसिकली इलीगल अबॉर्शंस। फॉर रिड्यूसिंग इलीगल अबॉर्शन। तो अमेंडमेंट एक्ट किस लिए आया? कि जो इलीगल अबॉर्शन हो रहे हैं उसको रिड्यूस किया जा सके। एंड और किस लिए भाई अब इलीगल अबॉर्शन हो रहे हैं? देखो डॉक्टर ने 12 हफ्ते तक तो चलो फिर भी सेफ है, बट उसके बाद पहले कुछ था नहीं, छुप छुप के कहीं ना कहीं से लोग कुछ ना कुछ कर देते थे। बट अब हर कोई डरता है, क्योंकि अगर किसी ने भी कंप्लेंट कर दी तो डॉक्टर का हो जाता है जी लाइसेंस कैंसिल, उसको हो जाती है जेल, ठीक है। सो और आप ये समझिए कि अगर डॉक्टर ने 12 वीक के बाद कर भी दी, उसने किसी दूसरे डॉक्टर से एडवाइस भी नहीं ली। अभी हमने क्या कहा, 12 हफ्ते से ज्यादा होते ही भाई 2 डॉक्टर्स की एडवाइस तो मस्ट है कि करना चाहिए या नहीं। लेकिन क्योंकि इलीगल तरीके से कर रहे हैं डॉक्टर्स, ठीक है, तो क्या होगा, उन्होंने कर दी, बट कॉम्प्लिकेशंस इतनी बढ़ जाती हैं कि उससे जो वुमेन थी, जो प्रेग्नेंट थी मदर, उसकी क्या होगी, डेथ हो सकती है। डेथ नहीं हो सकती तो हो सकता है वो काफी लंबे समय तक बीमार रहे। अगर कोई भी इंसान काफी लंबे समय तक उसको कोई डिजीज रहती है, बीमार रहता है, तो उसे हम कहते हैं बेटा मोर्बिडिटी, ठीक है। एक देखो दो टर्म है, मोर्टैलिटी, मोर्टैलिटी दैट इज डेथ, उसमें क्या हो गई, आपकी डेथ हो गई है। एक होती है मोर्बिडिटी, मोर्बिडिटी का मतलब होता है आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, आप बीमार इतने हो, ठीक है, दैट इज मोर्बिडिटी। तो ये जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट आया था, ये आया बेसिकली किस लिए था? टू रिड्यूस द इलीगल अबॉर्शंस, जो इलीगल अबॉर्शंस हो रहे हैं उनको रिड्यूस किया जा सके, एंड ऑल्सो टू रिड्यूस मेटर्नल मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी, उनकी डेथ भी ना हो, उनको बीमारी भी ना हो, ठीक है। फॉर रिड्यूसिंग इलीगल अबॉर्शन एंड फॉर reducing maternal mortality and morbidity, ठीक है बेटा, क्लियर है इतनी बात कि हमने जो ये अमेंडमेंट एक्ट आया उसका रीजन क्या था। अब इसके फीचर्स क्या हैं इस अमेंडमेंट एक्ट के, इसमें हमने क्या किया देख लो वो भी जरा। तो अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर हम 2 केस लेकर चलेंगे। एक वो केस जब प्रेगनेंसी 12 हफ्ते की है, 12 वीक की है। एक वो केस जहां पे प्रेगनेंसी 12 वीक से ज्यादा बट 24 वीक से कम है, ठीक है, 12 से ज्यादा 24 वीक से कम है। तो पहला हमारा रहेगा बेटा विद इन 12 वीक्स। अगर 12 हफ्ते से पहले ही किसी ने अबॉर्शन करवाना है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन बेसिकली एमटीपी करवानी है, तो क्या करना पड़ेगा? प्रेगनेंसी कैन बी अबॉर्टेड विद द एडवाइस ऑफ एट लीस्ट 1 डॉक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हो? प्रेगनेंसी कैन बी aborted on certain grounds on the, ठीक है, कुछ ना कुछ सर्टेन, ऑफ कोर्स ऐसे थोड़ी ना कर दोगे, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा कि भाई मदर को खतरा है, बच्चे को खतरा है, या कोई कोई और जो भी केस है, ठीक है। ऑन सर्टेन ग्राउंड, ऑन द ओपिनियन ऑफ, या फिर कह सकते ऑन द एडवाइस ऑफ, या ओपिनियन लिख दो बेटा, वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर,
रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब एमसीआई से रजिस्टर्ड, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। जब आप डॉक्टर बन जाएंगे, जब आप एमबीबीएस कर लेंगे, एमबीबीएस पूरी होने के बाद आपको क्या करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है बेसिकली एमसीआई के अंदर, दैट इज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। जिस डॉक्टर का वहां पर रजिस्ट्रेशन होता है वही क्या होता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगर मान लो कोई डॉक्टर ऐसे किया जा रहा है और उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी तो उसके अगेंस्ट जो है बेटा केस भी बन सकता है। तो रजिस्ट्रेशन करवाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, तुम लोग भी करवा लेना, ठीक है। सो प्रेगनेंसी कैन बी अबॉर्टेड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स ऑन द एडवाइस और ओपिनियन ऑफ एटलीस्ट वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का आपको एडवाइस लेनी है। नेक्स्ट जो केस आएगा इसके अंदर, दैट इज मोर देन 12 weeks but less than 24 weeks. More than 12 weeks but less than 24 week, 12 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं बट 24 से कम है, उस केस में भी जो है टर्मिनेशन की जा सकती है, बट ऑन द ओपिनियन ऑफ at least 2 registered मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। अगर ऐसा कुछ केस आ जाता है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, 2 डॉक्टर्स की एडवाइस लेने की पड़ेगी, सिंपल सी बात। अगर 2 डॉक्टर्स जो है हरी झंडी दिखा सकते हैं तभी एमटीपी की जाएगी, वरना एमटीपी को नहीं किया जाएगा, ये बात याद रखनी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब इन ऐसा जो है इस ग्राउंड के लिए भाई मेडिकली आपको परमिशन मिल रही है, तो ऐसा कौन से ग्राउंड हैं जिस टाइम पे आपको ये परमिशंस मिलती हैं, तो ग्राउंड्स फॉर एमटीपी, ठीक है। इसको करवाने के लिए, एमटीपी को करवाने के लिए कौन से ग्राउंड है फॉर सच टर्मिनेशन, तो पहला तो एक क्या हो गया बेटा, रिस्क है। जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको बड़ा ही रिस्क है, सो फर्स्ट वन इज द रिस्क टू द मतलब अगर उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जाएगा तो जो फीमेल प्रेग्नेंट है शी कैन इवन डाई, इतनी ज़्यादा रिस्क है, तब एमटीपी की जाएगी। सो रिस्क टू द प्रेग्नेंट वुमेन या प्रेग्नेंट मदर, कुछ भी कह लो, ठीक है। या फिर जो चाइल्ड है, जो फीटस है, उसको क्या है, सीरियस कोई फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है। जो चाइल्ड है उसको क्या है बेटा, चाइल्ड या यूं कह लो फीटस, सीरियस फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है। जो बच्चा है उसको ही कोई सीरियस फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है, जिससे भी अगर उसका बर्थ हो भी जाएगा तो वो सीरियसली हैंडीकैप होगा, हमेशा ही किसी ना किसी पर निर्भर रहेगा, या होने के बाद भी उसकी डेथ ही होनी है। इस टाइप के पेशेंट्स के अंदर जो है एमटीपी को एडवाइस किया जाता है, सीरियसली हैंडीकैप्ड पेशेंट, ठीक है बेटा। तो ये कुछ रीजंस हैं, या यूं कह लो ये आपका अमेंडमेंट एक्ट। सबसे पहले एमटीपी को लीगलाइज कब किया गया था बेटा, 1971 में। ये अलग अलग चीज है, लीगलाइज पहली बार लीगलाइज किया गया, हाँ ठीक है भाई एमटीपी करवा लो, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, फीमेल फिटिसाइड नहीं करना है, बकवास नहीं करनी है, एमटीपी करवा सकते हो ऑन द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, ठीक है। मतलब इस चीज को लीगलाइज किया गया इन द ईयर 1971, ठीक है। बट 2017 के अंदर एक अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके अंदर उसके कुछ ये फीचर्स थे कि अगर विद इन 12 वीक अगर प्रेगनेंसी जो है वो 12 हफ्ते के अंदर अंदर की है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही चल रही है, तब आप एमटीपी करवा सकते हो ऑन सर्टेन ग्राउंड्स क्या है, ये नीचे वाले, ठीक है, विद द एडवाइस ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। बट
कुछ लेट हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हुई, थोड़ा बाद में पता चल रहा है कि हो सकता है बच्चे को डिफेक्ट है या इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने में मदर को दिक्कत आ रही है, तो उन केसेस में प्रेगनेंसी जो है 12 वीक से ज़्यादा हो गई है बट अभी 24 वीक से कम है, तब भी क्या किया जा सकता है, एमटीपी की जा सकती है, बट ऑन द एडवाइस ऑफ एटलीस्ट 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर, ऑन द एडवाइस ऑफ एटलीस्ट 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो आई थिंक ये बेटा क्लियर है व्हाट इज एमटीपी, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्वेश्चंस जो आपका बनता है, एक तो फुल फॉर्म ही हो गई, ठीक है, सेफ पीरियड क्या है, इसको लीगलाइज कब किया गया था, रीजंस क्या हैं। देखो अगर आप नीट पॉइंट ऑफ व्यू को देखोगे तो इससे ऊपर कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। इवन अगर आप 12th बोर्ड की भी बात करोगे बेटा, तो मैंने बहुत अच्छे से एक विद हेडिंग आपको पूरी चीज लिखवा दी ताकि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। तो ये थी आपकी एमटीपी। नेक्स्ट हम करने वाले हैं एसटीडीज और यू कैन से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और एसटीआईज, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। STIs दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है, वो इन्फेक्शंस बेटा जो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ट्रांसफर हो जाएं, उन्हें क्या कहते हैं हम, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहते हैं। इसके अलावा इनको हम क्या कहते हैं, इसके अलावा STI है तो STD भी कह सकते हैं, मीन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है। इन्फेक्शंस कहना इज मोर अप्रोप्रिएट बिकॉज इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शन ही फैलता है, तो ये फैल रहे हैं, एक से दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो इसको इन्फेक्शन कहा गया, ठीक है। इसके अलावा इसको कहते हैं VD दैट इज वेनेरियल डिजीज, फिर इसको कहते हैं हम RTIs। RTI क्या है बेटा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ठीक है। और इसको हम कहते हैं PID दैट इज पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, क्लियर है। सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, इन्फेक्शन और डिजीज, इन्फेक्शंस और diseases which are transmitted through infections or diseases which are transmitted through sexual intercourse are collectively called as STIs, या इसको हम कहते हैं बेटा STDs, ये तो आप लिख सकते हो। साथ में इसको बोलते हैं हम वेनेरल डिजीजेस। क्वेश्चन आ जाता है इस वेनरल डिजीज से, क्या वेनरल डिजीज क्या होती हैं, VD, ठीक है। और आप इसको बोल सकते हो बेटा PID, आप इसको पहले ऐसे लिख, ठीक है बेटा। समझ आ रही है आपको क्या क्या हो सकता है, इसको हम कह सकते हैं STDs, STIs, वेनरल डिजीज, या फिर PID दैट इज पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस, क्या लिख सकते हो इसको, PID, या इसके अलावा आप इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस दैट इज RTIs, ठीक है। तो समझ आई हमने इसको क्या क्या बोला,
इसको हमने बोला बेटा STIs और STDs, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, और द डिजीज VD दैट इज वेनरल डिजीज, PID दैट इज पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, एंड RTIs दैट इज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन. सो दिस इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस. अब एक क्वेश्चन इस पे बनता है बेटा, इसका पूछ लेते हैं आपसे, इंसिडेंस बताओ भाई. इंसिडेंस इंसिडेंस मतलब ये कौन से एज ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा होती है. जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या जो सेक्सुअल रिलेटेड डिजीज है STIs, ये कौन से एज ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा होती है. तो आपको याद रखना है 15 to 24, मतलब जो आप लोगों का एज ग्रुप है उसके अंदर सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि अभी इस टाइम पे आप लोगों को ज्यादा ना ही नॉलेज होती है, ना ही आप इतने एक्टिव रहते हो, मतलब इतना ध्यान रखते हो. ये इसके अंदर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस. उसका एज ग्रुप कौन सा है बेटा? 15 to 24 ईयर्स. इसमें आप लिख सकते हो हाई चांसेस इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 24 ईयर्स. इस एज ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा जो है ये इसके केसेस देखने को मिलते हैं, दैट इज 15 to 24 ईयर्स. अब कुछ इन्फेक्शंस के नाम लिख लेते हैं. मोस्ट कॉमन इन्फेक्शंस, यहां पर हम इन्फेक्शंस को डिवाइड करके लिख देंगे बेटा. बैक्टीरियल कौन से हैं, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन लिखेंगे, वायरल लिखेंगे. सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं दैट इज दी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ठीक है. तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सबसे पहला जो हम लिख रहे हैं दैट इज सिफिलिस, ठीक है. सबसे पहले क्या है बेटा? सिफिलिस है. नेक्स्ट नंबर पे आता है गोनोरिया, ठीक है. नेक्स्ट नंबर पे कौन सा आता है आपका? गोनोरिया. इनके कॉजेटिव एजेंट भी लिख देते हैं साथ में. तो सिफिलिस जो है इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द ट्रैपोनिमा पैलेडियम. ठीक है, सिफिलिस जो है इट इज कॉज्ड बाय ट्रैपोनिमा पैलिडियम, ट्रैपोनिमा पैलिडियम. और गोनोरिया की अगर हम बात करें तो इट इज कॉज्ड बाय निसीरिया गोनोरी, ठीक है. गोनोरिया जो है इट इज कॉज्ड बाय निसीरिया गोनोरे. क्लियर है इतनी बात? तो ये है बेटा आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ऐसे ही याद रखना है इसको, ठीक है. सेकंड नंबर पर हम लिख देते हैं वायरल इन्फेक्शन. वैसे तो आप सबने एक एक बार कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे, बट फिर भी हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है. सो वायरल इन्फेक्शन के बाद आ जाएगा बेटा आपका बैक्टीरियल के बाद आ जाएगा वायरल. वायरल में आप क्या लिख सकते हो? सबसे कॉमन एड्स, ठीक है. फिर आप क्या लिख सकते हो? हेपेटाइटिस बी. थर्ड नंबर पे आप लिख सकते हो जेनाइटल वॉर्ट्स, ठीक है. क्या हो गया बेटा? एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, जेनाइटल वॉर्ट्स हो गया. देन इसके अंदर होता है जेनाइटल हर्पिस. पॉजिटिव एजेंट की अगर हम बात करें, एड्स आपको पता है इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस दैट इज HIV, ठीक है. हेपेटाइटिस बी की बात करेंगे तो बेटा इट इज कॉज्ड बाय HBV दैट इज हेपेटाइटिस बी वायरस.
हेपेटाइटिस बी वायरल। जेनाइटल वॉर्ट्स की बात करें तो इट इज कॉज्ड बाय HPV, दैट इज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है, फिर आता है जेनाइटल हर्पिस, इट इज कॉज्ड बाय हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। बहुत अच्छे से बेटा इनके आपके कोर्स रिवीजन बुक में नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सो एड्स इज कॉज्ड बाय HIV, हेपेटाइटिस बी इज कॉज्ड बाय HBV, जेनाइटल वॉर्ट्स कॉज्ड बाय HPV, दैट इज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एंड जेनाइटल हर्पिस इज कॉज्ड बाय द हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। ऊपर थे आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नीचे हमने लिखे हैं वायरल इन्फेक्शन। अब वायरल इन्फेक्शन के बाद आपको दो एक याद रखने, एक तो प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन, एक क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे आप लिख सकते हो प्रोटोजोअन इन्फेक्शन। ठीक है, थर्ड नंबर पे है बेटा आपका इन्फेक्शन बाय प्रोटोजोआ, इसमें आता है आपका ट्राइकोमोनियासिस। इट इज डिजीज का क्या नाम है? ट्राइकोमोनियासिस, कॉज्ड बाय ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। और नंबर फोर्थ पे है इन्फेक्शन बाय क्लेमाइडिया या STD कह सकते हो, STD बाय क्लेमाइडिया, दैट इज क्लेमाइडियासिस, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लेमाइडियासिस। क्या कहते हैं बेटा? क्लेमाइडिया से जो इन्फेक्शन होता है उसे हम कहते हैं क्लेमाइडियासिस। कॉजेटिव एजेंट का नाम क्या होता है? क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। तो ये होगी प्रोटोजोन, दैट इज ट्राइकोमोनियासिस। ये होगी क्लेमाइडियासिस, उसका कॉजेटिव एजेंट है ट्राइकोमोनास वेजाइनैलिस, इसका कॉजेटिव एजेंट है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। आई होप सबको ये बात क्लियर है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। आप बचपन से ये चीज पढ़ते आ रहे हो कि भाई, बचपन से तो नहीं, मतलब जब से 9-10 से तो पढ़ ही रहे हो ना। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन मींस ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, ये आखिर फैलती कैसे हैं, एक से दूसरे पर्सन में कैसे आती हैं। तो सबसे पहली बात तो भाई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से आ सकती हैं, या किसी इंसान को मान लो एड्स थी कि उसको किसी ने इंजेक्शन दिया बट नीडल को स्टरलाइज नहीं किया, न्यू नीडल यूज नहीं की, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिनसे उस पेशेंट पे, जो HIV पॉजिटिव पेशेंट था, उस पर कोई सर्जरी की गई थी, उनको अच्छे से स्टरलाइज नहीं किया गया और दूसरे पेशेंट पे यूज कर दिया, तब हो सकता है बाय यूजिंग द कंटेमिनेटेड नीडल्स और द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इसके थ्रू हो सकता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स मैं आपको बता ही चुकी हूं। सो सबसे पहला जो फर्स्ट रीजन इसके अंदर हम लिखते हैं वो क्या होता है बेटा? सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। कोई इन्फेक्टेड पर्सन था, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, उस वजह से क्या है, आपका जो ये इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट होता है। दूसरा क्या होता है बेटा? शेयरिंग ऑफ contaminated needles, surgical instruments, etc. Third, very important,
ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मान लो कि किसी को ब्लड की जरूरत है, ठीक है, कोई एक्सीडेंट केस हुए या कोई भी रीजन हो सकता है, एक पेशेंट को ब्लड की जरूरत है, ठीक है। दूसरे में मान लो उसका कोई रिलेटिव आता है, उसका कोई फ्रेंड आता है, वो कहता है कि हम दोनों का सेम ब्लड ग्रुप है, हमने पहले भी चेक कराया था, वी हैव सेम ब्लड ग्रुप। तो डॉक्टर क्या करता है, मान लो इमरजेंसी थी, डॉक्टर ने भी अपनी थोड़ी सी वो दिखा दी नेग्लिजेंस, उसने क्या किया, ये जो उनके ब्लड थे उनको अच्छे से टेस्ट नहीं किया गया, जस्ट कहने पर ही क्योंकि उनका ब्लड ग्रुप सेम था ट्रांसफ्यूज कर दिया, और बाद में पता लगा जिससे ब्लड लिया गया था ही वॉज HIV पॉजिटिव और ही वॉज हैविंग सम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो उससे उसमें आ गई। दैट इज बाय द ट्रांसफ्यूज, जानबूझकर तो कोई नहीं करेगा, हुई तो नेग्लिजेंसी है, चाहे किसी भी एंड से हुई हो, बट ड्यू टू नेग्लिजेंसी ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, सेकेंड पेस भी क्या है, नेग्लिजेंस है ना, कि अच्छे से नीडल्स वगैरह जो है उनको स्टरलाइज नहीं किया गया, ठीक है। या सीधा सा होता है बेटा, एक होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन, उसमें क्या होता है, डायरेक्ट इन्फेक्शन जो है मदर से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर से फीटस को आ जाता है, ठीक है, फ्रॉम मदर टू फीटस, मदर से फीटस में आ जाए, ठीक है। फ्रॉम मदर मतलब यू कह लो कि फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर बेटा, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। तो ये जो है मेन मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ जाता है कि क्या सिंपल जो किसिंग होती है उससे भी एसटीडी होती है? नहीं भाई, किसी का जूठा खाने से एसटीडी होती है? नहीं होती, एड्स नहीं होती, ये बात आपको याद रखनी, इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे बेटा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मेन जो है जिससे सबसे ज्यादा खतरा होता है वो यही है, बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स, बाय शेयरिंग ऑफ कंटेमिनेटेड नीडल और द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से, एंड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, ठीक है। मान लो अब किसी को जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो रखा है, ये विनरल डिजीज हो रखी है बेटा, तो सबसे पहले देखो, होते ऐसे तो है नहीं कि बहुत ही खतरनाक से इन्फेक्शन आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इवन अगर आप एड्स की बात करो, जब पेशेंट पहले क्या होता है HIV पॉजिटिव, कई बार 5 साल तक उनके अंदर कोई सिम्टम नहीं आता, माइनर सिम्टम आते हैं जिसको आप इग्नोर कर देते हैं, बट अल्टीमेटली क्या होता है, एड्स। देखो, एक बार HIV पॉजिटिव आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो, जस्ट विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन उसको अपनी लाइफ को थोड़ा सा ठीक से जी सकते हो, बट एक बार हो गई, चाहे आप HIV की बात करो, चाहे आप हेपेटाइटिस की बात करो, चाहे आप जेनाइटल वॉर्ट्स की बात करो, ये ऐसी डिजीज है, एक बार हो गई तो हो गई, ठीक कभी भी नहीं हो सकती। आप इसे फुली क्योर जिसे कहते हैं वो नहीं हो सकता। आप विद मेडिसिन एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, बट आप ठीक नहीं हो सकते, और टाइम पीरियड भी आपकी लाइफ का कम हो ही जाता है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कुछ अर्ली सिम्टम्स की। जो सबसे पहले जो सिम्टम्स आते हैं, जिनको नॉर्मली क्या है, इंसान इग्नोर कर देता है, उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता है। तो कोई भी जब इन्फेक्शन होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, तो कुछ अर्ली सिम्टम्स आते हैं, उनकी हम बात करें बेटा। तो पहले क्या है आपके अर्ली सिम्टम्स, वो क्या होते हैं, हल्के हल्के होते हैं, माइनर होते हैं, जिन पे आप ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हैं अर्ली सिम्टम्स। अगर अर्ली सिम्टम की बात करें तो इसके अंदर होती है जेनाइटल रीजन, जो होता है आपका जेनाइटल रीजन, समझ आ रहा है, फीमेल के अंदर वेजाइना वाला रीजन, मेल के अंदर जो पेनिस रीजन है वो, ठीक है। वहां पर क्या होती है, ईचिंग, क्या होती है बेटा, ईचिंग होती है, बहुत ज्यादा खारिश टाइप की जो होता है ना, उसे कहते हैं ईचिंग। स्पेलिंग गलत हो गई क्या, ईचिंग, ठीक है। इसको तो ऑफकोर्स हर कोई नॉर्मली जो है अवॉइड कर देगा, बट नहीं करना चाहिए, डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए अगर आपको ईचिंग होती जा रही है बार बार। फ्लूइड डिस्चार्ज, जब आपको इन्फेक्शन हो गया है स्टार्टिंग में, तो हल्का सा फ्लूइड डिस्चार्ज जो है वो बढ़ जाता है, और उसको ऑफकोर्स क्या किया जाता है, फिर से इग्नोर किया जाता है। फ्लूइड डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद होता है हल्का सा पेन, स्लाइट पेन, हल्का हल्का पेन है, ठीक।
देन फोर्थ नंबर पे है बेटा इन्फ्लामेशन। ठीक है, फोर्थ नंबर पे क्या लिखा है बेटा, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या होती है, सोजस जो होती है ना, स्वेलिंग। ये सब सिम्टम्स आपको कहां देखने को मिलते हैं, इन द जेनाइटल रीजन। इन द जेनाइटल रीजन जो है ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। बट पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि ये क्या होते हैं, माइनर जो होते हैं, ऑफन क्या होते हैं, ऑफनली दे आर एसिम्टोमेटिक एंड रिमेन अनडिटेक्टेड। देखो बेटा, ये जो है मान लो हल्का सा पेन हुआ है, हल्की ही इचिंग हो रही है, फ्लूइड डिस्चार्ज बढ़ गया है, इंसान इसको क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। ये कहता है कि चलो मुझे कोई सिम्टम नहीं है, मतलब ऐसा कोई बहुत ज्यादा बड़ी वाली बात नहीं हो तो इसको इग्नोर कर दिया जाता है, तो अनडिटेक्टेड होते हैं। बट अगर कोई चाहे भी, हमारी जो सोसाइटी है उस हिसाब से बता रही हूँ, अगर कोई चाहे भी कि हाँ उसे जेनाइटल रीजन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बट ड्यू टू सोशल टैबू, ये एक से धब्बा सा माना जा रहा है कि भाई अरे हम क्या ही डॉक्टर के पास जाएंगे, उसको क्या कहेंगे कि हमें क्या इन्फेक्शन हो गया, हम ऐसे। बट आपको सोसाइटी के बारे में नहीं सोचना है, आपको अपनी हेल्थ के बारे में सोचना है। अगर बेटा कभी भी कोई भी ऐसा सिम्टम आपको दिखाई दे, आपको लग रहा है, हल्का सा भी लग रहा है, तो प्लीज गो टू द डॉक्टर, अपना पूरा अच्छे से चेकअप कराइए। क्योंकि अगर आपको अर्ली स्टेज में पता लग गया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर स्टेज बढ़ जाएगी तब क्या करोगे, तब भी तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, जाना तो है ही। या तो पहले जाके ठीक हो जाओ या बाद में जाकर दुखी हो जाओ, एक ही चीज हो सकती है। तो बेटर है, आप लोग तो डॉक्टर बनने वाले हैं, आप लोग इन सब चीजों को पढ़ रहे हैं, तो अपने साथ में जो सोसाइटी, अपने फ्रेंड्स को ये सब बताया करो, ठीक है, और फॉलो भी किया करो। तो ये थे बेटा आपके अर्ली सिम्टम। अब अर्ली सिम्टम पे तो डिटेक्शन नहीं हुई तो इससे क्या आ जाएंगे, आपको कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। पहले तो आपने ट्रीटमेंट करवाया नहीं, लेकिन अब बाद में भी करवाओगे तो क्या होंगी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। अब वो कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, कॉम्प्लिकेशन मान लो एक वुमेन थी, उसने पहले अपना टाइम पे जो है ट्रीटमेंट नहीं करवाया, ठीक है, अब उसको कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगी। अब एक तो प्रेगनेंसी होने में भी दिक्कत होगी, अगर प्रेग्नेंट हो गए तो स्टिल बर्थ हो जाएंगे। स्टिल बर्थ का मतलब क्या होता है, जब बेबी का बर्थ हुआ तो ही वॉज डिक्लेयर्ड बोर्न डेड, ठीक है ना, ऑलमोस्ट डेड था बेबी। या एक्टोपिक प्रेगनेंसी, देखो प्रेगनेंसी मतलब क्या होता है, जो आपका फर्टिलाइजेशन है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है, एम्प्यूला पार्ट में, इतनी बात हमने की थी, ठीक है। उसके बाद जो वो एम्ब्रियो था वो मूव करता हुआ कहाँ आता है बेटा, यूट्रस में, वहां आकर उसकी होती है इम्प्लांटेशन। बट कुछ केसेस के अंदर क्या होता है, वो जो एम्ब्रियो था वो मूव ही नहीं कर पा रहा और उसने इम्प्लांटेशन कर ली अदर देन द यूट्रस, कहीं पर भी, मेनली फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही क्या होती है उसकी इम्प्लांटेशन, वहीं पर चिपक जाता है वो, ठीक है, वहीं पर ग्रो करने लग जाता है। अब फेलोपियन ट्यूब तो पतली सी ट्यूब थी, उसमें ग्रो करेगा तो बहुत गंदे वाला प्रेशर आता है, इवन कई बार फेलोपियन ट्यूब बर्स्ट कर जाती है, वेरी डेंजरस टू द मदर, ठीक है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया, स्टिल बर्थ हो गया, ये सब क्या है, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इसकी। सबसे पहले तो इसके अंदर आपको अगर याद हो, हमने किया था PID, दैट इज पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज। स्टार्टिंग में आपने ठीक नहीं किया उसको, धीरे धीरे क्या होगा, जो इन्फ्लामेशन है पेल्विक रीजन के अंदर बढ़ती जाएगी, दैट इज द पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज। सेकेंड नंबर पे आप लिख सकते हो बेटा स्टिल बर्थ्स, देन एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। एक्टोपिक समझ आ गया, एक्टोपिक मतलब अलग सी जगह, जो नॉर्मल जहां पर इंप्लांटेशन हुई थी, होनी थी, वहां नहीं हुई, कहीं और ही होगी, एक्टोपिक अलग सी जगह पर, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई बेटा। देन आप इसमें लिख सकते हो इनफर्टिलिटी। मैंने आपको बताया चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जिनको एसटीडीज होंगी उनको कंसीव करने में बड़ी ही दिक्कत आती है। एंड द लास्ट इज कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट।
ठीक है, तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन आपको अच्छे से याद रखनी है। कॉम्प्लिकेशन कौन सी हो सकती है? पीआईडी दैट इज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी एंड कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। आई होप ये सबको क्लियर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा का पूरा पेज जो मैंने लिखा है ना बेटा, ये पूरा का पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर एक मैं आपको पॉइंट लिखवा रही हूं यहां पर कि एक्सेप्ट फॉर 3 डिजीज, 3 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पिस, बेटा वर्ड्स तो नहीं बोल दिया था पहले मैंने, ध्यान रखना, जेनाइटल हर्पिस एंड एड्स। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पिस एंड एड्स, ऑल अदर STIs if detected early are completely curable। समझ रहे हो? 3 डिजीज को छोड़कर, कौन सी? हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पिस एंड एड्स, इन तीनों को छोड़कर अगर आप किसी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का जल्दी पता लगा लेते हैं, देन दे आर कंप्लीटली क्योरेबल। उनको क्या कर सकते हो आप? कंप्लीटली क्योरेबल ठीक कर सकते हो, आर कंप्लीटली क्योरेबल इफ ट्रीटेड प्रॉपरली। अच्छे से अगर ट्रीटमेंट दोगे तो वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो सकती हैं। बट हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पिस और एड्स जो है बेटा, अगर एक बार हो गई तो हो गई, ये ठीक नहीं होती हैं। ठीक है, आप दवाई लेकर अपना जो है लाइफ को ठीक रख सकते हो, इजीली उनके साथ जिया जा सके, बट वो कभी भी ठीक नहीं होती हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब प्रिवेंशन, ये तो हमने बात करी कि ये सब कुछ होता है, प्रिवेंशन कैसे है? सबसे पहली बात, कॉन्डोम्स यूज करें। ठीक है, मल्टीपल पार्टनर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद मल्टीपल पार्टनर्स जो हैं वो अवॉइड किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिवेंशन में हम क्या लिख सकते हैं बेटा? फर्स्ट इज अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स। मल्टीपल पार्टनर्स के साथ जो है, समझ आ रही है ये बात? मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो अवॉइड करना है। ठीक है, देन ऑलवेज यूज कॉन्डोम्स। हमेशा जो है क्या यूज करना है बेटा? कॉन्डोम यूज करना है ड्यूरिंग क्वाइटस। ऑलवेज यूज condom during coitus, multiple and even unknown partners। समझ आ रही है? Avoid sex with multiple partners and unknown partners, जिसको आप जानते ही नहीं हो, आपको क्या पता उसको क्या था, हो सकता है उसको कि HIV, आपको थोड़ी पता है, बताएगा थोड़ी कोई। Always use condoms during coitus। ठीक है, अगर आपको हल्का सा भी डाउट लग रहा है, कोई भी, जैसे मैंने बताया अर्ली सिम्टम आए हैं, तो जस्ट गो एंड सी अ डॉक्टर। डॉक्टर के पास जाइए और उनको दिखाइए। ठीक है, इन केस ऑफ डाउट कंसल्ट क्वालिफाइड डॉक्टर। एक क्वालिफाइड डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। ठीक है, ये सब क्या है? प्रिवेंशन है, और ये आपको पता होना चाहिए सब चीजें। ठीक है, बस ठीक है, ये इतना ही है बेटा। ठीक है, तो कोई भी डिजीज हो उससे पहले ही उसका पता लग जाए, अर्ली स्टेज में पता लग जाए, बहुत अच्छी बात है, इजीली ठीक हो जाओगे।
वरना तो फिर कॉम्प्लिकेशंस आएंगी जो मैंने आपको बताई थी. सो दीज आर द प्रिवेंशन. अवॉइड सेक्स विद द मल्टीपल पार्टनर और द अननोन पार्टनर. ट्राई टू यूज कॉन्डोम्स ऑलवेज ड्यूरिंग द क्वाइटस. एंड देन इन केस ऑफ डाउट, अगर आपको कोई भी अर्ली सिम्टम लगता है, जस्ट गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर. ठीक है, उनको पूरी प्रॉब्लम बताओ और पूरा जो है ट्रीटमेंट लो. तो ये था बेटा आपका पूरा एसटीडीज के बारे में, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में. तो आज हमने क्या क्या किया? आज हमने किया है एमटीपी, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. उसके जितने भी प्रोज कॉन्स मैंने आपको सब बता दिए हैं. देन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस क्या होते हैं, कौन से इनके अलग अलग नेम्स हैं. ठीक है, और इसके अलावा कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कौन से वायरल है, प्रोटोजोन, बाइक्लेमाइडिया. ठीक है, अर्ली सिम्टम्स कौन से हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं. अब इसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है हमेशा ही कि कौन सा जो इन्फेक्शन है वो कभी भी ठीक नहीं होता एक बार होने के बाद. तो आपको याद रखना, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पेस एंड एड्स ये ठीक नहीं होंगे. उसके अलावा ऑलमोस्ट सब क्या है, क्योरेबल हैं. प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है, ये सब आपको बेटा अच्छे से पता होना चाहिए. फिर आपके पास है ऑफ कोर्स कुछ होमवर्क तो मिलेगा ही आपको. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है अराउंड 1 2 3 एंड 4. ये आपके 4 जो हैं होमवर्क क्वेश्चंस हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं इनफर्टिलिटी, दैट इज ART. ठीक है, तो ये हम कल डिस्कस करेंगे. साथ में आपका जो होमवर्क क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे. अभी आपको लेक्चर अच्छे से करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, नोट्स बनाने हैं प्यारे प्यारे से. और हम मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए थैंक यू.